जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास की जो क्लासेस हमारी चल रही थी लूसेंट सीरीज की, उसकी ये छठी क्लास है। ठीक है ना। इससे पहले 5 क्लास मैं डाल चुका हूं, जिसमें लूसेंट को किस तरह से पढ़ा जाए, कितने कम समय में पढ़ा जाए, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपके सामने लूसेंट को रख दूँ, उसके बाद इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जीएस पावर पे डाल दूंगा। एक बार उसको ज़रूर देख लें, ठीक है ना, ताकि आप जो जिस भी वनडे एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि ये किताब जो है वो काफ़ी किफ़ायती किताब है, तो उस चीज़ को पढ़ने में जो भी समस्याएं आ रही हैं बच्चों को, तो काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया बताते तो सभी हैं कि लूसेंट पढ़ना चाहिए, लूसेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन लूसेंट को पढ़ नहीं पाते। उसी क्रम में मैंने शुरू किया कि चलो यार लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, आप सभी के समग्र रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी छठी क्लास है। आई होप आप लोग जो है इसका रिवीजन करोगे, और आज से ही जो है मैं शाम में 8 बजे से जो है इसका लाइव आके इसके क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँगा। तो उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में भी काफ़ी सारे बच्चे, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जुड़ोगे, और जो भी क्लासेस दिन में चलेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देख लिया था भगत सिंह के नेतृत्व में जो है पंजाब के क्रांतिकारियों ने क्या क्या करते हैं। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो है लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान जो होते हैं सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। यानी कि 17 दिसंबर की डेट थी, है 1928। ठीक है, कौन? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है ना। सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ से 1929 से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बेंचों पर बम फेंक दिया। कौन से बिल का विरोध कर रहे थे वो? पब्लिक सेफ्टी बिल। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पहली बात। कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कौन कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। यानी कि वो अटेंशन पाने के लिए उन्होंने ये किया था, ताकि जो लोग उनकी तरफ देखें और सभी को पता चले कि इनका मुद्दा क्या है। ठीक है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट कर रहे, सदारत कर रहे थे। ठीक है ना। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, उस टाइम विट्ठल भाई पटेल क्या कर रहे थे? सदारत कर रहे थे। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, अब ये देखो, ये बहुत यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित करते हैं। कांग्रेस अपना लक्ष्य जो एम जो है वो घोषित करती है क्या? पूर्ण स्वराज। एक बार फटाफट देख ले, कांग्रेस का 1929 ईस्वी में क्या होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है, वहीं पे पूर्ण स्वराज को जो है अपना लक्ष्य घोषित। इस अधिनियम की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। कौन थे इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 को, ये देख लो, 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने कौन से नदी? रावी नदी के तट पर नवनिर्मित तिरंगे झंडे फहराए। 31 दिसंबर को जो है रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस अधिनियम में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, देखो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को का स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है उसको मनाया जाना निश्चित किया गया। ठीक है, इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना की परंपरा शुरू हुई। तो 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाने की परंपरा जो है शुरू हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1929 को कंप्लीट कर लिया। तो ये जो पॉइंट था 1929 वाला, ये कालक्रम जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूसरी क्यों, तो भाई इससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब कांग्रेस ने घोषित किया था, तो 1929 ईस्वी में। कहाँ के अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। कौन उसके अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू उसके कौन थे, अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 12 बजे रात में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है, तो रावी नदी के तट पर। देख रहे हैं, रावी नदी के तट पर, ठीक है। 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित किया जाता है, इसी की वजह से स्वतंत्रता दिवस जो है। चलिए, अब 12 मार्च 1930 ईस्वी की बात, ये भी बहुत है। आप आगे जहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। देख लीजिए, 12 मार्च 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद वो कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1900। देखो, 2-3 चीजें मैं दिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट को। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती अपने आश्रम से जो है पैदल यात्रा शुरू करते हैं। 322 किलोमीटर दूर या दांडी नामक जगह पे जाके वहाँ पे 24 दिन जिसमें उनको लगता है, वहाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचते हैं और नमक कानून को तोड़ा जाता है। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया है। तो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा से कंपेयर गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बहुत बार बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को देख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं अब क्या होता है। 4 मार्च, देखो सारे डेट इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट होता है। लॉर्ड इरविन वायसराय होते हैं, गांधी जी के बीच में क्या होता है, पैक्ट होता है। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, 4 मार्च 1931 ईस्वी का डेट याद रखेंगे। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है। गांधी जी ने वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है ना, और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं 1929 को देख लिया, 1930 को देख लिया, 1931 में आते हैं। 1931 ईस्वी में देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की कराची अधिवेशन होती है। लाहौर अधिवेशन वहां पे था, में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया है। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद की थी। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सॉलिड बनेंगे। सबसे पहले कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 ईस्वी में। ठीक है, उसी में मूल अधिकार का आर्थिक कार्यक्रम का प्रारूपित किया गया। बनाया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी की मदद किसने की थी, एम.एन. रॉय। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। देखो, गांधी इरविन समझौता तो 4 मार्च 1931 को ही क्या हो गया था, गांधी जी और इरविन के बीच में हो गया था। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में जो है इसको स्वीकृति जो मिलती है 1931 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन में इसकी मिलती है। ठीक है, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया जाता है और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो गए नहीं थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी समय गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी समय गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ।
तो डेट याद रखेंगे। दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण वो असफल रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला डेट 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो गांधी जी ने भाग लिया था। ये जो असफल रहा क्यों रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है ये असफल रहा। पहला सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, दूसरा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को और तीसरा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट आप याद रखोगे। कम से कम डेट तो जरूर याद रखना। एक 1930 में है, एक 1930 में है, एक 31 में है और एक 32 में। ईयर याद होगा 30, 31, 32। अब आ जाओ, एक 12 नवंबर को है आपका, एक 12 नवंबर को है आपका, ठीक है। एक 12 नवंबर, एक 7 सितंबर और एक 17 नवंबर। तो 2 नवंबर में है पहला और तीसरा, ठीक है। दूसरा जो है सितंबर में। याद करने का तरीका आप अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? मौजूद थे, ठीक है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 ईस्वी को 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से जो है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया था। अब देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी एक फैक्ट आया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे मान लो तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो गांधी जी ने उससे पहले क्या स्टार्ट कर दिया था? नमक सत्याग्रह चालू, मतलब नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था 6 अप्रैल 1930 को। अब क्या होता है कि जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको दिल्ली समझौता हम लोग कहते हैं, 4 मार्च 1931 को, तो वहां पे क्या करते हैं गांधी जी? क्या कर देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में बातें नहीं बनती है तो गांधी जी पुनः गोलमेज सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर देते हैं। कब करते हैं? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को, ठीक है ना। फिर क्या कर दिया जाता है? 32 में वो शुरू करते, 3 जनवरी 1932 में, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, याद रखना ही होगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी की सजा, मतलब फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूनिवर्सिटी में था कि नहीं, क्योंकि हम जनरली इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? मई 1934 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में होती है, कहाँ पे? तो लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ होता? लखनऊ में। कब? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? NG रंगा जो थे वो महासचिव थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका लिखी। तो इनसे एक क्वेश्चन फैक्ट और बनता है कि हुंकार नामक पत्रिका किनकी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की। इसका प्रकाशन कहाँ से किया? उन्होंने पटना से किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका 1942 ईस्वी के संपादक बने। 1942 में राहुल संकृत्यायन जो है इसके संपादक बनते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब होता है? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में
होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको जो है मेमोराइज होती जा रही होगी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ 1939 में पहुंचते हैं। 1939 में पहुंचते हैं, वहां पे क्या होता है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का चुनाव होता है, उसमें गांधी जी की तरफ से जो प्रस्तावित होते हैं वो पट्टाभी सीतारमैया होते हैं, लेकिन इस चुनाव को हार जाते हैं वो, और जीत कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो 2-3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार 1 मई 1939 ईस्वी को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया। ठीक है, इतनी सी बात होगी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को देखो, 13 मार्च 1940 ईस्वी का दिन याद रखो। लंदन में पंजाब के तो उधम सिंह के द्वारा जो है माइकल ओडायर की हत्या हो जाती है। अब देखो फटाफट देखते चले जाते हैं। 17 अक्टूबर 1940 का दिन याद रखो, 17 अक्टूबर 1940 का दिन याद रखो। पवनार में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया जाता है। इसके प्रथम सत्याग्रही पूछे जाएं तो बता देना विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पूछे जाएं तो जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही पूछे जाएं तो ब्रह्मदत्त, और इसी आंदोलन का नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। तो 4 फैक्ट इससे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 24 मार्च 1940 ईस्वी को रखता है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे होते हैं, और उनके द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी जाती है, पाकिस्तान की मांग कर दी जाती है। 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का 1940 ईस्वी में एक अधिवेशन दिल्ली में भी होता है, जिसकी अध्यक्षता अल्लाह बख्श कर रहे होते हैं। वहाँ पे खलीकुज्जुम नाम के व्यक्ति ने पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है 1942 हो जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन सुनते जाओ। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, वो पारित होता है वर्धा में 1942 में। ठीक है, वर्धा में। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक होती है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। वहाँ अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, अबुल कलाम आजाद कर रहे होते हैं। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। यानी 7 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक कहाँ पर होती है, बम्बई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को होता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 9 अगस्त को जैसे ही आंदोलन शुरू होता है, प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत होती है। कांग्रेस और कांग्रेस के जितने इंपॉर्टेंट लीडर थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा जाता है पूना के। कांग्रेस के अन्य जो नेता थे, अन्य सदस्य थे, उनको अहमदाबाद के दुर्ग में रखा जाता है। कुछ कुछ लोगों के नाम और उनको कहाँ रखा जाता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रख लो। सबसे पहले गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा जाता है। उनके साथ कौन कौन होती हैं, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा जाता है, मौलाना अबुल कलाम को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। 9 अगस्त को गिरफ्तार 1942 ईस्वी में, और 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एक महिला और थी, उषा मेहता, वो काफ़ी फेमस हुई। उनका काम ऐसा था ना कि वो क्या करती थी कि खुफिया तरीक़ों से रेडियो चलाती थी।
ठीक है। खुफिया रेडियो चलाने के कारण जो है पूरे देश में विख्यात हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी रामागोपालाचारी द्वारा 1944 ईस्वी में एक पैम्पलेट जारी किया था, वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो वे आउट नामक पैम्पलेट का संबंध सी रामागोपालाचारी से है। इसका उद्देश्य रहता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध है उसको दूर करना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आया था, लेकिन वो इसको जो है इसका प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 में करते हैं, लेकिन वो असफल रहता है, लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस एक अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में वो कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ जर्मन विदेश मंत्री की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 में वो क्या करते हैं? उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों को गठित करके एक फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ये दिन 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसका किसने किसने समर्थन किया? जर्मनी और जापान ने जिसका समर्थन किया। तो भाई 21 अक्टूबर 1943 का दिन आप याद रखोगे। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन होता है, किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है? सिंगापुर से किया जाता है। इसका समर्थन कौन कौन करता है? तो जर्मनी और जापान के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए अक्टूबर 1943 में क्या था? सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड थे, एक का नाम सुभाष ब्रिगेड, एक का नाम गांधी ब्रिगेड, एक का नाम नेहरू ब्रिगेड। इनके महिला ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो ये 4 नाम आप याद रखोगे। आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो था कांग्रेस के तिरंगे झंडे के समान ही था, उसमें दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो यहाँ पे दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह है। ठीक है ना। 8 नवंबर 1943 को जापान ने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः क्या रखा था? एक का नाम स्वराज द्वीप रखा था, एक का नाम रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है। टोक्यो जाते समय, जापान के टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाती है। सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त 1945 को जो है मृत्यु हो जाती है, परंतु इस दुर्घटना का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता? 23 जनवरी 19 कटक ओडिशा में होता है। तो ये डेट आप याद रखोगे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किला पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया जाता है। वायसराय ने इनकी सज़ा को फिर माफ़ कर देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इससे पहले की जो चीज़ें बताई गई है उसको हमेशा आप याद रखोगे। आगे आ जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और KN काटजू ने पैरवी की थी। कराची में अब क्या होता है? 20 फरवरी 1946। देखो हम धीरे धीरे 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार 1947 तक बढ़ जाए ये खत्म हो जाएगी। ठीक है। 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। ठीक है। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया था। धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वायुसेना के कुछ सैनिकों ने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर देता है। लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों की में बराबरी का व्यवहार, वहाँ पे क्या करता है? गैर बराबरी थी, तो उनमें बराबरी का व्यवहार किया जाए। इसके लिए भारतीय वायुसेना यानी वायुसेना के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। नौसेना विद्रोह बहुत ही फेमस है। 19 फरवरी 1940, 20 फरवरी 1947 और 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है?
5,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगा लिए। इन्होंने बराबरी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगा लेते हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने बराबरी की मांग की 25 फरवरी 1946 को, देखो 19 फरवरी 20 फरवरी याद रखना, फिर 25 फरवरी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। अब आता है 1946 का कैबिनेट मिशन, प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली होते हैं। 15 जनवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना, तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीय के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की योजना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। देखो इसकी घोषणा कब होती है, कैबिनेट मिशन का लक्ष्य क्या होता है, उसमें प्रधानमंत्री कौन होते हैं, दिल्ली कब पहुंचता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब आपको याद करना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको आपको बताना होगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर, अंत दोनों स्वीकार कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव होता है। जुलाई 1946 में कांग्रेस 214 सामान्य सीटों में से 205 सीटें प्राप्त करती है। मुस्लिम 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त करते हैं। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन मिलता है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधे अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद आपको करना ही होगा। मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। 3 जून 1946 को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है। तो माउंटबेटन योजना आ चुका है। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस की कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में ही स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब हो गया माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती है। 14 जून को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल समर्थन के बावजूद जो है कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति से पास ना हो सका। तो भैया तब भी ये पास नहीं हो पाता है। 161 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता भिंडवानी साहब थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना साहब, तो ये सब थे। इन सब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर देखना चाहो तो एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई जाती है। लीग भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार करता है। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, डेट याद रखना भैया, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया जाता है। 18 जुलाई 1947 को इस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर होता है। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारत अधिराज की स्थापना होगी। यहीं से हो जाता है कि भैया अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं। भारत जो आज के स्वरूप में है वो पटल पर आ जाता है। तो इतनी सी बात थी। तो 1947 तक के कार्यक्रम को हमने देख लिया। इसके आगे जो भी फैक्ट हैं
फैक्ट की एक और क्लास रखेंगे, उसमें सारे फैक्ट को समेट देंगे। तो हमने कहाँ बंगाल से शुरू किया था और भारत की आज़ादी तक हम पहुँच चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बार बार सुनोगे, ईयरफोन ईयरबड्स लगा के आराम से धीमी स्पीड पे पहली बार सुनना, फैक्ट आपके दिमाग में जाएगी, फिर उसको जब रिवीजन करवाएंगे नोट से तो आपको लगेगा कि एक एक फैक्ट आपको याद है। उसके बाद हम रोज़ रात को 8 बजे से 9 बजे के आसपास जो है हम लोग आधे से पौन घंटे का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, लाइव आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आप लोग उससे जुड़ना मत भूलना, आना, फिर वहीं पे बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।